हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, अपने अक्टूबर के 2 पार्ट्स देख चुके होंगे। अब हमारा आ जाता है अक्टूबर का 3rd पार्ट। देख लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। और इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टोटल 100 क्वेश्चन डलने के बाद हमारी जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप हमारी अदर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें बताना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में बताना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है इंडिया हैज़ अप्रूव्ड कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ ओनली 1 GM क्रॉप बीटी कॉटन। तो आपको पता होगा, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया ने आज तक केवल एक GM क्रॉप को क्या किया है, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव किया है। वो कौन सी है? बीटी कॉटन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब आप बीटी कॉटन में बोलोगे ये क्या है ऐसा? बीटी कॉटन क्या? देखो, बीटी कॉटन में जो ये बीटी है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया के कुछ जीन डाले गए हैं। किसमें? कॉटन के प्लांट में कुछ बैक्टीरिया से जीन्स लेके वो डाले गए हैं। कौन कौन से जीन्स डाले गए हैं? बैक्टीरिया से लेके 2 जीन्स डाले गए हैं। एक तो है cry1AB, ठीक है, एक तो है cry1AB, ठीक है, और एक है cry2AC। क्या है? cry2AC। तो ये 2 जीन्स डाले गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है cry1AC है, cry1AC है और cry2AB है। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि 2 जीन्स डाले गए हैं। किसमें? बैक्टीरिया से निकाल के कॉटन के प्लांट में 2 जीन्स डाले गए हैं, cry1AC और cry2AB। ठीक है, ये बैक्टीरिया से डाले गए, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा किससे बचने के लिए डाले गए हैं? ऐसा कॉटन में क्या नहीं था कि मतलब हमें बीटी मतलब ये हाइब्रिड वैरायटी बनानी पड़ी। क्या था? याद रखना, ये एक जो कॉटन बुलवॉर्म होता है ना, कॉटन बुलवॉर्म, पिंक बुलवॉर्म, कॉटन बुलवॉर्म, उससे बचाने के लिए। ठीक है, उससे बचाने के लिए ये कीड़ा है जो कॉटन के प्लांट को खा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इससे बचाने के लिए इससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये 2 जीन्स डाले गए हैं। किससे? बैसिलस thuringiensis से कॉटन के प्लांट में ये डाले गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। IARI इज़ वर्किंग टू क्रिएट ड्रॉट टॉलरेंट सैलिनिटी टॉलरेंट राइस स्ट्रेन्स थ्रू न्यू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहा है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट और सैलिनिटी टॉलरेंट जो राइस स्ट्रेन्स हैं उसको जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से क्या कर रहा है? उनके ऊपर काम कर रहा है, उनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये तो पेस्ट रेजिस्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारी जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हैं, सैलिनिटी टॉलरेंट जो वेराइटीज़ हैं जिसमें वो डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ा है, जिसमें कौन सा एग्जांपल है? नेचुरल रबड़ का एग्जांपल है, जो कहाँ पे? असम में उगाए जाने के लिए उसको फेवरेबल बनाया जा रहा है, मतलब विंटर सीजन के लिए उसको फेवरेबल बनाया जा रहा है। और उसमें कौन सा वो डाला जा रहा है? MNSOD जीन डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये है नेचुरल रबड़ में डाला जा रहा है। तो ये मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, सैलिनिटी रेजिस्टेंट बना रहे हैं, और किसी को मतलब क्लाइमेट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, विंटर रेजिस्टेंट बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर हमारा क्या हो जाता है? C। ठीक है, वैसे बहुत सारी GM क्रॉप्स बनाई गई हैं, लेकिन अप्रूव केवल कल्टीवेशन के लिए यही हुई है जिसमें बीटी के जीन डाले गए हैं। अब जैसे कि आपने एक सुना होगा गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस में क्या डाला गया? विटामिन A का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ किया गया। किसका? विटामिन A का अमाउंट इंक्रीज़ किया गया। उसके बाद आपने सुना होगा बीटी ब्रिंजल। ठीक है, बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल में किससे प्रिवेंट है? अब ये तो था बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल को किससे प्रिवेंट किया जा रहा है? एक फ्रूट एंड शूट बोरर है। क्या है? एक फ्रूट एंड शूट बोरर है, ये इससे प्रिवेंट किया जा रहा है। ठीक है, मेनली ब्रिंजल को इससे प्रिवेंट करने के लिए उसमें बीटी जीन को डाला गया। और कौन सी कंपनी ने डाला? इसको महको कंपनी ने डाला है, MAHYCO। ठीक है, महको कंपनी ने इसको डाला है। तो ये हमारी बीटी ब्रिंजल, ये हमारा गोल्डन राइस। और आप एक बात बताओ कि वैसे जो ये करते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, इनको अप्रूव कौन करती है? इनको अप्रूवल जो वो होती है ना, बॉडी होती है, उसको बोलते हैं GEAC।
क्या होती है वो, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। ये क्या करती है, यही अप्रूव करती है। ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट के अंडर बनी है, इसका मतलब स्टैट्यूटरी है तो किसी एक्ट के अंडर बनी है। कौन से एक्ट के अंडर बनी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनी है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एक आप बताओ, एक बैक्टीरिया, हमने एक और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है जो ऑयल स्पिल्स को मतलब ख़त्म करता है, या फिर जो ओशंस में ऑयल स्पिल हो जाता है उसको ईट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है, उसको सुपर बग भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सुपर बग भी बोला जाता है। वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है सुपर बग, या फिर उसका नाम है सूडोमोनास पटीडा। क्या उसका नाम, सूडोमोनास पटीडा उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऑयल स्पिल में यूज़ होता है, ये है GEAC। उसके अलावा क्या क्या इसमें जीन्स डाले जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि पहला ट्रांसजेनिक, ये तो ठीक है हमारे में कल्टीवेशन के लिए ये वो है, तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, मतलब पहला ट्रांसजेनिक आज तक जो है प्लांट कौन सा था, तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था हमारा टोबैको। कौन सा था हमारा पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था हमारा टोबैको, ठीक है। किसके अगेंस्ट, वेडिसाइड के अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंट बनाया गया था। अब बोले कि ये तो प्लांट हो गया, क्या कोई ट्रांसजेनिक एनिमल भी बनाया, यस। पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा है, याद रखना, माउस। माउस, उसमें क्या डाल के देखा गया था, ग्रोथ हार्मोन उसमें डाल के देखा गया था, किसमें, माउस में। तो ये पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है माउस, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है टोबैको, ठीक है। आपने ये भी देख लिया कि क्या क्या है। देखो, अगर कोई GM अनअप्रूव्ड GM वेरिएंट को यूज़ करता है, अगर कोई अनअप्रूव्ड GM वेरिएंट को यूज़ करता है तो याद रखना उसको कितने 5 ईयर्स की जेल है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितनी साल की जेल है उसको, 5 ईयर्स की जेल है, और साथ में फ़ाइन भी है। कितना फ़ाइन है, लगभग 1 लाख का फ़ाइन है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है, अगर कोई अनअप्रूव्ड को कल्टीवेट करता है तो वो 5 ईयर्स का फ़ाइन है, और सॉरी 5 ईयर की जेल है और 1 लाख का फ़ाइन है, ठीक है। ये किसके अंडर लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 51। अब आ जाते हैं किस पे, हम क्वेश्चन नंबर 52 पे, ठीक है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 52, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इसके बारे में तो आपने बहुत सुन लिया होगा अभी तक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, और मेन चीज़ है ये मेंस के लिए ज़्यादा मतलब फेमस बोल रही हूँ, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्री, ठीक है। कौन सा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब सबसे पहले बोल रहा है कि ए पर्सन हु इज़ डिटेन्ड अंडर PSA नीड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ डिटेंशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रखा है कि कोई भी पर्सन अगर PSA के अंडर डिटेन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको 24 आवर्स के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में। सेकंड है, द डिटेन पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू मूव ए बेल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वो बेल एप्लीकेशन भी मूव नहीं कर सकता कोर्ट के सामने, अगर वो क्या होता है, अगर वो दोषी पाया जाता है, डिटेन अगर किसी पर्सन को PSA के अंडर कर रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, लिमिटेड लीगल रेमेडीज है, मतलब ओनली वे ऑफ देखो, केवल और केवल इस डिटेंशन को, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, थ्रू हीबस कॉर्पस। बस ध्यान रखना, केवल इसमें लिमिटेड आपको लीगल प्रोटेक्शन है, केवल और केवल हीबस कॉर्पस के थ्रू आपको क्या किया जा सकता है, इस डिटेंशन को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके अलावा जो मेनली रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स हैं वो उसको कर सकते हैं, मतलब हीबस कॉर्पस को वो करवा सकते हैं। लेकिन 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 गवर्नमेंट पे कोई भी बार नहीं है कि वो फिर से उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर वापस ले ले, ठीक है, कि देयर इज़ नो बार ऑन गवर्नमेंट पासिंग डिटेंशन ऑर्डर अंडर PSA। वो फिर से उसको ले सकते हैं, फिर से अंदर उसको डाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखनी है ये। और उसके अलावा कोई भी जो मतलब मान लो कि DM जो पास करता है, जो ऑर्डर पास करता है, वो जो है प्रोटेक्टेड है फ्रॉम एनी प्रोसिक्यूशन और एनी लीगल प्रोसीडिंग। उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या कोई भी वो नहीं होंगी, ठीक है, वो उस प्रोसीडिंग से दूर रहेगा। उसके अलावा सेक्शन जो 6 है, सेक्शन 6 है, उसमें बहुत सारे रीजन्स बताए गए हैं। देखो, ये जो PSA का सेक्शन 6 है ना, कौन सा, सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रोविजन बताए गए हैं कि किस किस के अंडर आप PSA के अंडर अरेस्ट कर सकते हो पर्सन को, ठीक है। माइनर मेजर में कोई भी मतलब इसमें डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। उसके अलावा जो अगर आप पब्लिक जो स्टेट में पब्लिक ऑर्डर को अगर आप क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो आपको 1 ईयर का डिटेंशन दिया जाएगा। अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो तो 1 ईयर का डिटेंशन दिया जाएगा। और अगर आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हार्म कर रहे हो, प्रीजुडिशियल है आपकी एक्टिविटी,
आपकी एक्टिविटी टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो आपको 2 ईयर्स का डिटेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हमारे प्रोविजंस हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में बताना है जो आरबीआई मतलब करता है। देखो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रेपो के बारे में आपको पता ही है, रेपो ऑपरेशन के बारे में पता ही है आपको। सबसे पहले है कि इनहेंस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में जो है ये लिक्विडिटी इंप्रूव करने की कोशिश करता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के थ्रू। क्या क्या एडवांटेजेस हमें बताने हैं, तो बिल्कुल इससे लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, इससे क्या होती है, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर बैंक्स वुड डिक्लाइन, देखो कॉस्ट ऑफ जो फंड्स हैं बैंक के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिल्कुल ये भी हो जाएंगे। थर्ड है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी विदाउट चेंजिंग द पॉलिसी रेट, देखो इसमें जो मेनली इकोनॉमी में है इंटरेस्ट रेट का क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में। अब रेपो बोलेगा कि इसमें क्या होता है, बैंक मेनली किसको पैसे देता है, मतलब सॉरी आरबीआई किसको पैसे देता है, बैंक्स को पैसे देता है। ठीक है, बैंक्स को पैसे देता है, इसमें किस टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देता है। ठीक है, अगर वही शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देता है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम होता है। अगर लॉन्ग टर्म पे रेपो ऑपरेशन अगर आरबीआई करने लग जाए तो इससे क्या होगी, पैसे दे रहा है तो लिक्विडिटी इकोसिस्टम में बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ फंड फॉर बैंक्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बताना है। किसके बारे में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सबसे पहले है कि द गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। भी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रखा है कि जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं वे इशू होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक की तरह अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। सेकंड है दे आर इशूड बाय सेबी, देखो कौन इशू करता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इनको इशू कौन करता है, आपको पता है ये कौन इशू करता है, इसको आरबीआई इशू करता है। ठीक है, कौन इशू करता है, इसको आरबीआई इशू करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वैसे आई कब थी, 2015 में आई थी। कब आई, 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई थी। कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोग जो है जो फिजिकल गोल्ड हाथ में हमेशा घर में रखते हैं उसको ना रखें, डोमेस्टिक सेविंग्स का जो पार्ट है गोल्ड उसमें ना रखें, उसमें वो फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल सेविंग करें, बैंकिंग में सेविंग करें उनकी। ठीक है, तो इसलिए गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए थे, और उसके बाद मेनली इसको आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ये किस किस को दिए जा सकते हैं, मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं कौन कौन ले सकता है, किस किस के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो भी हैं, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर कोई भी ट्रस्ट्स हैं, ठीक है, वो इनको ले सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इनको ले सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को। ठीक है, तो ये सारे इसको ले सकते हैं, इन्हीं पे रिस्ट्रिक्टेड है। उसके अलावा बात करें ये मतलब इशू किए जा सकते हैं, परचेज किए जा सकते हैं कि इसमें 1 यूनिट के उसमें 1 यूनिट के मल्टीपल में। ठीक है, 1 यूनिट के मल्टीपल में इनको इशू किया जा सकता है। उसके अलावा मैक्सिमम लिमिट की बात करें, 2 टाइप की मैक्सिमम लिमिट है। एक तो है एक जो इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनके लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है, 4 kg। ठीक है, 4 kg पर फाइनेंशियल ईयर आप 4 kg इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल या फिर जो भी हैं ये। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके अलावा जो अदर बच गए जैसे कि ट्रस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या कर सकती है, अप टू 20 kg, कितनी, अप टू 20 kg ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना अलग अलग लिमिट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की। उसके अलावा मिनिमम आपको कितना करना होगा, याद रखना मिनिमम जो है आपको 1 ग्राम तो इन्वेस्ट करना ही होगा, 1 ग्राम में तो इन्वेस्ट करना ही होगा मिनिमम आपको। मेच्योरिटी पीरियड इनका कितना है, 8 ईयर्स। मेच्योरिटी पीरियड इसका कितना है, 8 ईयर, लेकिन 5th ईयर के बाद आप इससे एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट का ऑप्शन कब है, 5th ईयर के बाद इसमें एग्जिट का ऑप्शन है। ठीक है, क्या आपको इन पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, बिल्कुल इस पे इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। ठीक है, याद रखना इंटरेस्ट रेट मिलता है। और बस यही है हमारा, ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 54 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। हमें 55 क्वेश्चन क्या बोलता है,
ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 क्या है? ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 क्या है? सबसे पहले नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड हैज़ फॉर्मुलेटेड द ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 फॉर होमोजीनियस डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। सबसे पहले तो जो ये नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड जो है, ये ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 इसने बनाया है किसके लिए? ताकि जो भी एनसीआर का रीजन है वहाँ पे होमोजीनियस डेवलपमेंट हो सके, ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कहीं पे कम डेवलपमेंट हो रही है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए बना रहे हैं। सेकंड है, जो ये बोर्ड है विल बी एम्पावर्ड टू डिसाइड वेदर तहसील्स दैट फॉल्स पार्शली इनसाइड द एनसीआर बाउंड्री शुड रिमेन इन इट और नॉट। बोले कि बोर्ड डिटरमाइन करेगा कि जो वहाँ की तहसील्स वगैरह हैं वो उसके अंडर रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो आप एक को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो एनसीआर रीजन में बहुत सारी अलग स्टेट्स के भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इनके भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एनसीआर में। तो वो स्टेट डिसाइड करेगी कि वहाँ की तहसील उसके अंडर आएगी कि नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड डिटरमाइन नहीं करेगा, वो तहसील वो सॉरी स्टेट डिटरमाइन करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, और ये जो एनसीआरपीबी जो ये बोर्ड है, ये कब बना था? याद रखना, ये बोर्ड बना था 1985 में। कब बना था? ये बोर्ड बना था 1985 में, ये बोर्ड बना था। ठीक है, और बस यही मेन चीज़ें हैं इसमें। मेनली क्या है, एनसीआर रीजन को हमें ज़्यादा डेवलप करना है, स्लम फ्री बनाना है, वहाँ पे रेल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा जो हाँ कुछ और भी चेंज किए गए हैं, जैसे कि राजघाट का जो एरिया ना, राजघाट का एरिया, वहाँ से 100 किलोमीटर के एरिया को कोर जोन बताया गया है। ठीक है, वहाँ पे कोर जोन की तरह वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा मतलब ऐसा किया जाएगा कि जहाँ से भी एनसीआर रीजन से आप मिडल ऑफ दी मतलब दिल्ली में पहुँच जाओ ओनली 30 मिनट की कनेक्टिविटी में। ठीक है, 30 मिनट के अंदर आप पहुँच जाओ, ये किया जा रहा है। और रोड रेल नेटवर्क जो है यहाँ पे वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि पहले ना नेचुरल कन्वर्जन जोन था। ठीक है, क्या था? नेचुरल कन्वर्जन जोन था, उसका नाम चेंज करके नेचुरल जोन नाम रख दिया गया। किसका? नेचुरल कन्वर्जन जोन का नाम बदल के नेचुरल जोन इसका नाम कर दिया गया। नेचुरल कन्वर्जन जोन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेचुरल जोन इसका नाम कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें, अरावली भी इसमें से एक्सक्लूड कर दी गई है। इस नेचुरल कन्वर्जन जोन में से जो अरावली है या फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उसका नाम जो हटा दिया गया है। ठीक है, अरावली जो उसमें नहीं है, फॉरेस्ट एरिया उसमें नहीं है। तो बहुत सारे इस प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं? क्रिटिसिज्म भी इस पॉलिसी का हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्या डेवलपमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए। ठीक है, ए ही होगा, ए हो गया हमारा आंसर। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 56 पे। ठीक है, आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 हमें क्या बोलता है कि ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट के बारे में कि सबसे पहले है कि इस रिपोर्ट की समरी क्या थी? गर्ल्स राइट इन क्राइसिस, बिल्कुल गर्ल्स राइट इन क्राइसिस ही थी। वेस्ट और जो सेंट्रल अफ्रीका है वो हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेज है वर्ल्ड में, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि सेफ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल ह्यूमैनिटेरियन स्टाफ इन ऑल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स एफर्ट। रिकमेंड किया है कि सेफ और अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन होना चाहिए फीमेल ह्यूमैनिटेरियन स्टाफ का सारे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज में। तो तीनों ही चीज़ें इसके बारे में करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। अभी एक एनजीओ था जिसको बोलते हैं सेव द चाइल्ड, एक एनजीओ है, किसका नाम है? सेव द चाइल्ड, सेव द चाइल्ड। ठीक है, सेव द चाइल्ड, उन्होंने ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की है। उन्होंने ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है और सब्सिक्वेंटली उन्होंने बोला ये तो अफ्रीका में हो गया, सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा फिर होते हैं साउथ एशिया में। ठीक है, साउथ एशिया में, फिर होती है हमारे ईस्ट एशिया में, फिर होती है हमारी लेटिन एंड पैसिफिक मतलब अमेरिका में। ठीक है, और फिर होती हैं कैरेबियन में। तो ये है मेन कि हमारी चाइल्ड मैरिजेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे कम कहाँ पे होती हैं। ठीक है, एक आपने सुना होगा इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा ये किसने डिक्लेयर किया था? यूएन ने डिक्लेयर किया होगा। ठीक है, यूएन ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं हम? चाइल्ड मैरिजेस के कारण बहुत सारी जो ग्लोबली है ना मतलब चाइल्ड मैरिजेस के कारण बहुत सारी डेथ्स होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के कारण बहुत सारी बच्चों की डेथ हो जाती हैं चाइल्ड मैरिजेस के कारण। मतलब ऐसा डेटा कोई इन्होंने दिया? यस, इन्होंने मतलब 3 इंपॉर्टेंट डेटा दिए। सबसे पहले 60 गर्ल एक दिन में ग्लोबली मर जाती हैं चाइल्ड मैरिज के कारण। कितने? 60 गर्ल्स एक दिन में, 60 गर्ल्स पर डे मर जाती हैं ग्लोबली।
60, ठीक है 60 है ये, 60 गर्ल्स। उसके अलावा 26 जो है वो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में, 60 में से वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में 26 होती हैं और मतलब उनकी डेथ हो जाती है, और साउथ एशिया में 6 हो जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका और 60 गर्ल ग्लोबली वहाँ पे क्या हो रही हैं, किल हो रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे। इंडोसल्फान के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, इंडोसल्फान के बारे में बताना है, ठीक है देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि इंडोसल्फान इज एन ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड विच इज कॉमनली नोन बाय इट्स ट्रेड नेम थियोडान। देखो इसको थियोडान के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। If इंडोसल्फान is released to water, it is expected to absorb to the sediment and may bioconcentrate in aquatic organisms। बिल्कुल सही है, अगर इसको वाटर में छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, बायो कंसंट्रेशन करेगा, बायो मैग्निफिकेशन बढ़ेगी इसकी। थर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज बैंड द मैन्युफैक्चर, सेल, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडोसल्फान थ्रू आउट द कंट्री साइटिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट इन 2015। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको गलत लग रही होगी लेकिन नहीं, इंडिया ने इसको बैन कर दिया है 2015 में ही, इसकी हर चीज़ बैन कर दी गई है। मेनली कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि कॉटन हो गया, बहुत सारी क्रॉप्स पे छिड़कने के लिए यूज़ होता है, कॉटन, कैश्यू, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको, ताकि वहाँ पे पेस्ट ना लगे उनके ऊपर, ठीक है। और एक और चीज़, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंडोसल्फान है या फिर थियोडान है, ये कहाँ कौन कौन से क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन में इसका कई नाम आता है, बिल्कुल आता है। एक तो आपने 3 कन्वेंशन के नाम सुने होंगे, BRS, ये बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम। तो जो रोटरडैम और स्टॉकहोम है, इन दोनों में इंडोसल्फान मतलब प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये रोटरडैम कन्वेंशन कब हुआ था, ये रोटरडैम कन्वेंशन हुआ था 1998 में हुआ था, ठीक है। मेनली किसके लिए हुआ था, इसमें क्या चाहिए हमें, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए, लीगली बाइंडिंग है ये, ठीक है। फिर हुआ था हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन, मेनली ये किसके लिए था, इसमें डर्टी डजन्स, आपने सुने होंगे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, डर्टी डजन जिसको बोलते हैं, उसके लिए आया था, ये 2001 में आया था, ठीक है। तो इंडोसल्फान इसमें भी है, तो याद रखना रोटरडैम कन्वेंशन और जो ये है हमारा कौन सा, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इन दोनों में ही क्या है, इंडोसल्फान प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 57, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बताना है। ये बोल रहे हैं कि इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 101st आई है 2021 में 116 कंट्रीज़ में से, ठीक है, 116 कंट्रीज़ में। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि बिल्कुल ये अभी इंडिया की रैंक 101 आई है 2021 में 116 कंट्रीज़ में से। और बहुत ज़्यादा इंडिया कंट्रोवर्सी में था, क्यों इंडिया में ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि 2020 में हमारी रैंक आई थी 94th, ठीक है, और अब रैंक आई है हमारी 101। तो इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आपने सुनी होगी। सेकंड, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसको ये पब्लिश करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और एक है वर्ल्ड हंगर लाइफ। कौन सी है, एक तो है वर्ल्ड हंगर लाइफ और एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको रिलीज करती हैं। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, इसमें 4 इंडिकेटर्स का यूज होता है, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और मोर्टेलिटी। बिल्कुल ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। 4 इसमें इंडिकेटर्स का यूज होता है। न्यूरिशमेंट में देखा जाता है कि इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक हो रहा है पॉपुलेशन में। चाइल्ड वेस्टिंग में देखा जाता है कि लो वेट फॉर देयर हाइट देखी जाती है कितनी है, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग में क्या देखा जाता है, मेनली लो हाइट फॉर देयर एज। और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब अंडर 5 कितने जो बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्वेश्चन नंबर 55। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले है इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेटिंग एंड प्रोसेसिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट्स हैज़ बीन सेटअप इन दिल्ली। इसने बोला कि पहला जो इंडिया का ई वेस्ट जो क्लिनिक है फॉर सेग्रीगेशन जो भी है हर चीज़ के लिए, वो कहाँ पे सेटअप किया गया, याद रखना, वो दिल्ली में सेटअप नहीं किया गया, वो कहाँ पे सेटअप किया गया, वो किया गया भोपाल एमपी में। कहाँ पे सेटअप किया गया, वो किया गया भोपाल एमपी में। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है, कि पहला जो ई वेस्ट क्लिनिक है वो दिल्ली में सेटअप किया गया, नहीं।
सेकंड है इसका, देखो अगर हमारी पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है इसका मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, सी। ठीक है, इसका मतलब सेकंड भी ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये ई वेस्ट रूल्स को नोटिफाई करती है। और तीसरा है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको असाइन की गई है ड्यूटी जो भी कलेक्ट करनी है, चैनलाइज करना है वेस्ट टू ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर्स अंडर दीज रूल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये ड्यूटी दी गई है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 59 आ जाते हैं 60 पे। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बहुत बार अगर आपने करंट अफेयर्स पहले पढ़े होंगे हमारे पहले वाले तो आपको पता होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बोला कि डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ FATF इज FATF प्लेनरी। तो आपको पता होगा बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि FATF प्लेनरी ही उसमें मेन डिसीजन लेती है। सेकंड है FATF ब्लैक लिस्ट में क्या होती हैं, ऐसी कंट्रीज होती हैं जो सेफ हेवन होती हैं किसके लिए, टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो आपको पता होनी चाहिए ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज होती हैं जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज। क्या होती हैं, ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज होती हैं जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती हैं, इंटरनेशनल फाइट में जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती हैं। जबकि जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें कौन सी कंट्रीज होती हैं, वो कंट्रीज होती हैं जो सेफ हेवन्स होती हैं किसके लिए, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये दोनों अपोजिट दे रखी हैं। तो सेकंड भी रॉन्ग है हमारी, थर्ड भी रॉन्ग है। ठीक है, केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्रीज होती हैं, जो क्या होती हैं, नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज होती हैं। और ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज होती हैं, जो मेनली सेफ हेवन्स होती हैं किसके लिए, टेरर फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा जो ये FATF प्लेनरी है ये कितने बार मिलती है, साल में 3 बार मिलती है। ठीक है, साल में 3 बार मिलती है, 3 साल में 1 बार नहीं, साल में 3 बार मिलती है ये। ठीक है, उसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, हाँ ये मतलब अब बात कर सकते हैं FATF कब बना था, आपको पता होगा 1989 में बना था। किन कंट्रीज़ ने बनाया था, G7 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, जहाँ पे OECD के सेक्रेटरीट है, जैसे मतलब पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। उसके अलावा बात करें इसमें मेंबर्स कितने हैं, टोटल 39 मेंबर्स हैं। 2 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे कि यूरोपियन कमीशन भी है और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल भी इसकी मेंबर है। क्या इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया भी इसका मेंबर है। उसके अलावा बात करें, ये तो हो गया, चलो इंडिया भी मेंबर है, ये वो सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा देखो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री डली हुई हैं, आपको पता है ब्लैक लिस्ट में कौन कौन, एक तो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, एक तो नॉर्थ कोरिया और एक ईरान है, 2 ये ब्लैक लिस्ट में डली हुई हैं। पाकिस्तान का आपको पता ही इतना ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है, ये क्या ग्रे लिस्ट में है। इसके अलावा देखो ये मेनली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स थी 1989 में मेनली थी कि ये मेनली थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। लेकिन 2001 में इसमें एक और मतलब चीज़ ऐड कर देगी, टेरर फाइनेंसिंग। क्या ऐड कर देगी, टेरर फाइनेंसिंग। तो याद रखना ये टेरर फाइनेंसिंग 2001 में ऐड की गई है। और 2012 में इसमें क्या ऐड किया गया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी इसमें 2012 में ऐड किया गया। तो ये 2 चीज़ें बाद में ऐड हुई हैं। सबसे पहले तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही बनी थी 1989 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमें क्या बोलता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कुशीनगर के बारे में तो हमें बताना है कुशीनगर के बारे में। देखो कुशीनगर का आपको पता है, कुशीनगर में क्या हुई थी, बुद्धा जी की डेथ हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी वहाँ पे, उनकी डेथ हुई थी। बोर्न नहीं हुए थे, बोर्न कहाँ पे हुए थे, बुद्धा लुम्बिनी में। कहाँ पे बोर्न हुए थे, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी जगह कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी जगह कहाँ पे, नेपाल में। बोध गया में याद रखना इनका क्या हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था। उसके अलावा सारनाथ में क्या हुआ था, उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। और आपको पता होगा कुशीनगर में मैंने एक दिन बताया था रिक्लाइनिंग बुद्धा की जिस दिन बात चल रही थी, यहाँ पे रिक्लाइनिंग बुद्धा की भी एक इमेज है। रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब लास्ट स्टेज की इलनेस पे जब वो मतलब लेटे हुए थे तो उसको बोलते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो कुशीनगर में रिक्लाइनिंग बुद्धा की भी एक इमेज है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो मेन उनका क्या हुआ था, यहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था, मतलब अल्टीमेट साल्वेशन, मतलब डेथ इनकी यहीं पे हुई थी कुशीनगर में। तो क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। सेकंड है ये एंशियंट जो मल्ला रिपब्लिक थी उसकी कैपिटल थी, बिल्कुल मल्ला जो रिपब्लिक थी उनकी कैपिटल थी। जो 16 महाजनपद से उसमें से एक थी मल्ला, तो ये उसकी कैपिटल थी, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि बुद्धा इज डिपिक्टेड इन रिक्लाइनिंग फॉर्म। अभी बताया मैंने कुशीनगर में रिक्लाइनिंग बुद्धा यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, रिक्लाइनिंग बुद्धा यहाँ पे मिले हैं। और सबसे पहले जो कुशीनगर का जो एक्सकेवेशन था वो किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुशीनगर का क्या किया था, वो किया था क्या, एक्सकेवेशन किया था। और एक और इनके साथ थे जिनका नाम था ACL कार्ली। ठीक है, उन्होंने किया था।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बस इतना ही है किसके बारे में, हमारे रिक्लाइनिंग मतलब कुशीनगर के बारे में। तो कुशीनगर अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, तो उसके बारे में कुछ सिग्निफिकेंस पूछा था तो हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 61, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है बी। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको शायद मैप दिख रहा होगा और इसमें आपको जगहें भी शायद अच्छे से दिख रही होंगी, नहीं दिख रही हैं तो फिर आप कोई और मैप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें है ना, मतलब ये भी आ सकता है, देखो बुद्धा से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस हमारे प्री में आते हैं, तो ऐसा भी आ सकता है कि बुद्धा से रिलेटेड इन प्लेसेस को ईस्ट से वेस्ट में लगाओ, ठीक है, या फिर नॉर्थ से साउथ में लगाओ। ठीक है, वेरी प्रिडिक्टेबल, क्योंकि इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपको फिर पता होनी चाहिए ना कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये है श्रावस्ती जो उनसे रिलेटेड है, यहाँ पे क्या है कुशीनगर है। ठीक है, उसके बाद है नीचे क्या है सारनाथ है, उसके बाद है नीचे बोध गया, उसके बाद है सुजाता जगह, यहाँ पे राजगीर और नालंदा एक एक सी जगह है। ठीक है, यहाँ पे है पटना। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो आपको दिख रही हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, ये देखो ये जो मैप है ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा है उससे। क्या है देखो, यहाँ पे क्या है सारनाथ, ठीक है, यहाँ पे क्या है सारनाथ, यहाँ पे क्या है श्रावस्ती, यहाँ पे क्या है लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल में है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ लगाने आए, पहले लुम्बिनी आएगा, फिर श्रावस्ती आएगा, फिर कुशीनगर आएगा। ठीक है, देखो केसरिया कहाँ पे है, वैशाली कहाँ पे है, नालंदा कहाँ पे है, बोध गया कहाँ पे, और सारनाथ कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और भी सिटीज़ के नाम आ सकते हैं, जैसे कि कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हैं, तो ये सारी चीज़ों के आपको मतलब लगाने आने चाहिए। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 61 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, माउंट हैरियट के बारे में बताना है। देखो माउंट हैरियट सबसे पहले बोल रखा है कि अंडमान निकोबार में है और उसको माउंट मणिपुर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रखी है कि ये अंडमान एंड निकोबार में है, और अभी इसका रिसेंटली नाम चेंज हुआ है जिसको माउंट मणिपुर इसका नाम कर दिया गया। माउंट मणिपुर इसका नाम क्यों कर दिया, क्योंकि एंग्लो और मणिपुर में एक वॉर हुआ था, कब 1891 में। ठीक है, एंग्लो मतलब अंग्रेजों के और मणिपुरी लोगों के बीच में 1891 में युद्ध हुआ था, और उसमें उनके महाराजा और बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने एग्जाइल कर दिया था अंडमान निकोबार में। और उस टाइम पे वहाँ की जो सेलुलर जेल थी, काला पानी की जेल, वो नहीं बनी थी, तो उन्होंने इस माउंट हैरियट पे उनको रखा था। किस पे, माउंट हैरियट पे उन्होंने रखा था, इस पे, इसलिए उसका नाम मतलब इसलिए उस माउंट को माउंट मणिपुर भी कहे जाते हैं। तो अभी उसका माउंट हैरियट से नाम क्या चेंज हुआ, माउंट मणिपुर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, इट सर्व एज समर हेडक्वार्टर्स ऑफ चीफ कमिश्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के दौरान ये जो होता था, ये समर हेडक्वार्टर्स होता था चीफ कमिश्नर का। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी हमारी सही है। और याद रखना, अंडमान निकोबार की थर्ड हाईएस्ट पीक है ये। माउंट हैरियट क्या है, अंडमान निकोबार की थर्ड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, क्या है ये, अंडमान निकोबार की थर्ड हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश जो आर्टिस्ट थे या फिर फोटोग्राफर मान सकते हो, हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर, ठीक है, जिसका क्या नाम था, हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर उनका नाम था। उनके नाम पे ये आइलैंड का नाम रखा गया क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सर्व किया था। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को उन्होंने सर्व किया था, तो ऐसे मतलब माना जा रहा है कि मतलब इस उनके नाम पे इनका नाम रखा गया माउंट हैरियट। तो उसके ऊपर पे हमने रिनेम कर दिया, माउंट मणिपुर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा तो आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हैं। तो ये देखो, ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये रहा माउंट हैरियट, कहाँ पे है माउंट हैरियट, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, माउंट हैरियट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको पता है अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक के बारे में सुना होगा, है सैडल पीक। ठीक है, नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, जहाँ पे मतलब वोल्केनो है अपना। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी है, जैसे कि 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, ये बाटीमाल आइलैंड कहाँ पे है, इंडिया में ही है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में। मेगापोडे आइलैंड कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सिंक आइलैंड, ठीक है, सिंक आइलैंड यहीं पे है। नॉर्थ बटन आइलैंड, ठीक है, बटन आइलैंड, बैरन आइलैंड आपने सुना होगा, ये सारे कहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, और अच्छे से आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट।
तो इसका आंसर हमारा हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोलता है, राजस्थान ने टोटली बैन कर दिया चाइल्ड मैरिजेस को विद द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने बैन कर दिया है। दूसरा बोला है राजस्थान ने कंपल्सरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 seeks to provide for compulsory registration of child marriage within 30 days of wedding if bride or bridegroom were under 21 years of age। तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहले था कि मतलब देखो इसने क्या किया है कि इसमें अभी जो 21 में जो अमेंडमेंट किया ना, 21 में अमेंडमेंट किया, उसमें क्या बोला गया है कि जो वुमेन है वो 18 साल से ऊपर हो तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, क्या किया गया है, क्या बोला गया है, मतलब क्या बोला गया, देखो इस न्यू अमेंडमेंट में बोला गया है कि 30 दिन के अंदर पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उनका, जिसमें ब्राइड तो जो है वो 18 से नीचे है और जो लड़का है वो 21 से नीचे है। तो ब्राइड जो 18 से नीचे होनी चाहिए, ऐसा कोई अमेंडमेंट किया गया है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई स्टेट वाला बिल है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स ए टाइम लिमिट एंड स्पेसिफाइज प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो आप एक बात बताओ, कौन है जो मतलब आपको सुना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट सेट की गई है, प्रोसेस बताई गई है कि स्पीकर का इलेक्शन कैसे होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल ये बताया गया है कि जल्दी से जल्दी आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्या करवाना है, आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, लोकसभा के लिए स्पीकर जो है वो आर्टिकल 93 में ऐसा बोला गया है और स्टेट असेंबली के लिए स्पीकर के लिए बोला गया है 178 आर्टिकल में। ठीक है, तो कहीं पे उसकी प्रोसेस स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। सेकंड बोल रखा है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी चूजन एज सुन एज मे बी अंडर आर्टिकल 93। बोल रखा है कि आर्टिकल 93 के अंडर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनको जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है, चूज़ करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है, वो तो करना ही है, अभी मैंने बताया। थर्ड है प्रेसिडेंट एक डेट सेट करते हैं स्पीकर के इलेक्शन के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए। तो आपको पता होना चाहिए स्पीकर के इलेक्शन के लिए तो प्रेसिडेंट डेट फिक्स करते हैं, मतलब गवर्नर स्टेट असेंबली के स्पीकर के लिए और प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर के लिए। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है उसकी जो मेन जो वो है डेट है वो कौन फिक्स करता है? डिप्टी स्पीकर की डेट को फिक्स करते हैं स्पीकर और स्पीकर की डेट को फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट दोनों की नहीं फिक्स करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन इनकी टाइम लिमिट सेट करता है। ठीक है, मतलब कौन इनके जो इलेक्शन की डेट है वो फिक्स करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 65 पे। लिंचिंग के बारे में बोल रखा है कि बोल रखे लिंचिंग जो है वो डिफाइंड है आईपीसी में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, लिंचिंग जो है ना वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, कहीं पे डिफाइन नहीं है वो आईपीसी में। दूसरा बोल रहे लिंचिंग जो है वो सेक्शन 300 और 302 ऑफ आईपीसी से मतलब आईपीसी के सेक्शन 300 और 302 जो है वो लिंचिंग से डील करते हैं, तो बिल्कुल ये करते हैं। थर्ड है सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स दैट हु एवर कमिट्स मर्डर शुड बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल बी लाइबल फॉर फाइन। बिल्कुल ये सब इसमें लिखा हुआ है। फोर्थ है ऑफेंस ऑफ मर्डर इज ए कोग्निजिबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 66 पे। हमें बताना है वन चाइना पॉलिसी के बारे में। किसके बारे में, वन चाइना पॉलिसी के बारे में। वन चाइना पॉलिसी केम इनटू बीइंग एट द एंड ऑफ चाइनीज सिविल वॉर 1949। तो वन चाइना पॉलिसी कब आई, 1949 के एंड वॉर के बाद आई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है। चाइना में जो ताइवान और हांगकांग है वो वन कंट्री टू सिस्टम के अंडर, फॉर्मूला के अंडर चलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोल रहे हैं इंडिया ने जो है कोई स्टैंड नहीं लिया वन चाइना पॉलिसी पे। याद रखना, इंडिया जो है वन चाइना पॉलिसी को नकार चुका है, रिफ्यूज़ कर दिया उसने इंडोर्स करने से। कब, 2010 में। सिंस 2010 इंडिया ने मना कर दिया है कि हम कोई पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। हमने स्टैंड लिया है मतलब उस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 66, आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे।
डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में बताना है। बोल रहा है कि एक एनुअल प्लानिंग प्रोजेक्ट है जो मेनली बेटर परफॉर्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग मेनली वो करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोल रहा है कि 2014 में मोदी जी ने स्टार्ट किया है, इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ बिजनेस इन्फोर्समेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। और मेन चीज़ क्या है, ये 2002 में स्टार्ट हुआ है। कब है ये जो डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट है, कब स्टार्ट हुआ है? 2002 में स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? ये 2002 में स्टार्ट हुआ है। और अगर इसके बारे में बात करें, ये क्या है, मेनली बिजनेस रेगुलेशंस और उनके इन्फोर्समेंट के बारे में बात करता है अक्रॉस 190 कंट्रीज़, ठीक है। जो नेशनल, जो सब नेशनल और रीजनल लेवल पे होते हैं उनके बारे में बात करता है। 2002 में स्टार्ट हुआ है डोमेस्टिक और स्मॉल एंड मीडियम साइज़ कंपनीज़ के लिए, ठीक है, मीडियम साइज़ कंपनीज़ के लिए। तो ये होगी हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ए। आ जाते हैं कौन से पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 AWS कोटा मैं बता चुकी हूँ अच्छे से। सबसे पहले बोल रखा है कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को AWS जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों को ही इसमें परमिशन दी गई है। 10% AWS कोटा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इंसर्ट किया गया आर्टिकल 15 और 16 में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोल के बारे में बताना है। बोला कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया में, कोल के 5th लार्जेस्ट, बिल्कुल इंडिया में कोल के 5th लार्जेस्ट रिजर्व हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के कंजप्शन की, इंपोर्टर की, प्रोड्यूसर की, तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, इंपोर्टर भी और कंज्यूमर भी है, लेकिन 5th लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में इसके, ठीक है। और मेनली इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है? इंडिया मेनली कहाँ से इंपोर्ट करता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से ही इंपोर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन कंटेंट जो कोकिंग कोल का होता है वो मोर देन एंथ्रासाइड देन, देखो कार्बन कंटेंट जो है ना, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हमारी सिचुएशन मतलब लिख रखी है कि किस में हमारा जो कार्बन जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और किस में जो हमारा कार्बन कंटेंट है वो कम होता है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कार्बन का जो कंटेंट है ना, अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करते हैं ना कार्बन कंटेंट की, तो कैसे होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें, कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में, उसके बाद होता है हमारा किस में, कोकिंग कोल में, और उसके बाद क्या होता है हमारा लिग्नाइट में, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा किस में, लिग्नाइट में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कार्बन कंटेंट के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोल रखा है कि कार्बन कंटेंट कोकिंग कोल में ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट से, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे। हमें क्या बोलता है, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट के बारे में बताना है 2021 में जो निकाली है। सबसे पहले तो बोल रखे हैं कि जो फ्लडिंग है वो मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर है, जो मेनली 42% जो टोटल डिजास्टर काउंट है उसको अकाउंट करती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट इसमें लिख रखी है कि फ्लडिंग सबसे ज़्यादा जो है हार्म कोज कर रही है। दूसरा बोला है कि ये रिपोर्ट IPCC ने रिलीज़ किया, बिल्कुल भी नहीं किया। रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया? एक थिंक टैंक है, इंटरनेशनल थिंक टैंक, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या है? जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, उसने ये मतलब रिपोर्ट रिलीज़ की है। थर्ड है, द रिपोर्ट रिकमेंडेड ए पॉलिसी टू कंबाइन हेल्थ, फूड, वाटर, रिफ्यूजी, जो भी सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखना है। मैं तो बिल्कुल इस रिपोर्ट ने यही बोला है कि हमारी सारी चीज़ों को कंबाइन करके ही इकोलॉजिकल थ्रेट को देखना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। 2021 में नोबेल प्राइज़ मिला है किसको? केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। तो हमें बताना है कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस को उसको मिला है, तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि ये थर्ड टाइप की कैटालिसिस है आफ्टर होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटालिसिस। बिल्कुल, होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस के बाद ये थर्ड टाइप की जो हमारी क्या है, कैटालिसिस है। सेकेंड है ऑर्गेनो कैटालिसिस बाइंड टू रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स टू फॉर्म शॉर्ट lived intermediates that are more active than substrate molecules on their own। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑर्गेनो कैटालिसिस में क्या कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टिंग मोलिक्यूल से बाइंड करते हैं ताकि शॉर्ट लिव इंटरमीडिएटरी बना ले, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने सबस्ट्रेट से। थर्ड है बीइंग कायरल द कैटालिस्ट ट्रांसफर इट्स हार्डनेस टू द सबस्ट्रेट, और जिस सबस्ट्रेट से वो मतलब कनेक्ट करते हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, अपनी जो हार्डनेस है उसको दे देते हैं, ठीक है, ताकि इंटरमीडिएट जो है उससे रिएक्ट कर सके। और फोर्थ क्या बोल रहा है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है इट हैज़ एप्लीकेशंस इन फार्मा। बिल्कुल, फार्मा और अदर इंडस्ट्रीज़ में इसके क्या है, बिल्कुल है। तो तभी तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। हाइपरसोनिक स्पीड जो है 5 या 5 से कम होती है। तो याद रखना
हाइपरसोनिक स्पीड होती है ना 5 या 5 मैक्स से ज़्यादा होती है। क्या होती है, हाइपरसोनिक स्पीड जो है 5 या 5 मैक्स से जो है हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है। सेकंड है मोस्ट ऑफ द हाइपरसोनिक व्हीकल्स प्राइमरली यूज द स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल वो मैक्सिमम वही यूज़ करते हैं। और थर्ड है कि एक क्रूजर विद ए सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन फ्लाई एट हाइपरसोनिक स्पीड, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बोल रखे हैं कि जो क्रूजर है सुपरसोनिक स्पीड कंबस्शन रैमजेट के साथ वो मतलब वो भी हाइपर स्पीड से दौड़ता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो दोनों सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। SC/ST के बारे में बताना है। प्रेसिडेंट जो है वो SC/ST के लिए मतलब क्या करते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं गवर्नर से पूछ के कि ये जो है SC/ST में आएंगे। तो प्रेसिडेंट तो हमारे कर ही सकते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। मार्जिनलाइज पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, देखो ऑल रिलीजन के पीपल नहीं, हिंदू, ठीक है। एक तो हिंदू SC में आ सकते हैं, और कौन कौन से आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख्स आते हैं और बुद्धिस्ट, ये 3 ही आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है एनी अमेंडमेंट इन द इशूड नोटिफिकेशन टू इंक्लूड और एक्सक्लूड ए कास्ट फ्रॉम SC/ST लिस्ट कैन बी ओनली डन बाय पार्लियामेंट, बिल्कुल अगर SC/ST लिस्ट से किसी को निकालना तो वो केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी हमारी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। हमें बताना है किसके बारे में, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में सबसे पहले, द प्लान इज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले इस प्लान को कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल। ये मेनली प्रिवेंट करता है PM10 और PM2.5 को मॉडरेट लेवल से ज़्यादा जाने से, बिल्कुल। थर्ड है वेरी पुअर कैटेगरी हैज़ PM2.5 विद इन लिमिट्स ऑफ 100 माइक्रोग्राम, देखो वेरी पुअर कैटेगरी में जो इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, याद रखना वो कितना होता है, 100 माइक्रोग्राम नहीं होता, होता है 250 माइक्रो मतलब ग्राम जो भी होता है। ठीक है। तो ये 250 होता है, ये 100 नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। मेनली ये किसने बनाया है, EPCA ने, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बनाया है। और ये EPCA कब नोटिफाई की गई थी, 1998 में, EPA एक्ट 1986 में, ठीक है, 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है। और बस यही है, मेनली NCR में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी और उसने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को वो बनाया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। UAPA देख लेते हैं। अंडर UAPA बोथ इंडियन एंड फॉरेनर कैन बी चार्ज, बिल्कुल दोनों चार्ज किए जा सकते हैं। इसमें कैपिटल पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है, अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो बिल्कुल इसमें कैपिटल पनिशमेंट भी आपको दी जा सकती है। थर्ड बोल रहे हैं कि 2019 के अमेंडमेंट में ये किया गया है कि जो भी ऑफिसर्स हैं NIA के, उनसे पावर छीन ली गई है इन्वेस्टिगेट करने की और DCP और ACP के रैंक के पास रख दी गई है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, क्योंकि उससे हैं जो NIA के जो ऑफिसर्स हैं, अमेंडमेंट हुआ है, उनको एम्पावर किया गया है NIA ऑफिसर्स को। ठीक है। इंस्पेक्टर या उससे अबो रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स, जो भी मतलब DSP और ACP तो कर ही सकते हैं, साथ में NIA के ऑफिसर्स भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट उनसे ली नहीं है, मतलब वो एम्पावर किए गए अमेंडमेंट के थ्रू, एम्पावर, ठीक है, एम्पावर किया गया उनको। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है। तो इसी नोट पे हमारा जो ये वाला लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।